कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हम लोग फॉर्मूला डिराइव किया। पहले तो v फाइंड किया था, v कैपिटल v, और ये कितना आया था बताइए तो, पाई पी आर 4 22 कितना था ये, 8 eta by हाँ 8 eta into L। 8 ईटा एल ना। यस सर। ये था तो ईटा, और ये भी का भी क्या था, भी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। पूरा सिलिंड्रिकल ट्यूब से यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर जाएगा, जिसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड बोलते हैं। तो यहां से एटा को यहां कर देना और भी को यहां कर देना, इसलिए एटा इक्वल टू पाई पी आर 4 बाई 8 वी एल। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। अब खाली ये फॉर्मूला अवेलेबल हो जाने से लिक्विड का एटा निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत कुछ अननोन है जिसको फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। आपको पहले से क्या पता रहेगा, पहले से ओनली ट्यूब का लेंथ पता होगा आपको और ट्यूब का रेडियस पता होगा, लेकिन ट्यूब के इंड के अक्रॉस क्या प्रेशर डिफरेंस है P, और ये वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम लिक्विड का यूनिट टाइम में बाहर जा रहा है, ये दो चीज आपको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इस एक्सप्रेशन में, तब लिक्विड का एटा आता है फाइनली। ठीक है, ये एक फॉर्मूला अवेलेबल है टू फाइंड एटा, लेकिन इस फॉर्मूला में जो पहले से ऑलरेडी नन क्वांटिटी है वो ओनली क्या, लेंथ ऑफ ट्यूब एंड रेडियस ऑफ ट्यूब। आपको ये P एंड V अननोन रहता है, जिसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके इसमें पुट करना पड़ता है, तब एटा निकलेगा। तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि हेयर वी ऑलरेडी नो L and R, length of tube and radius of tube. While P and V is found experimentally and substitute in this relation अब P और V कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखो एक्सपेरिमेंट। इस P और V को फाइंड किया जाता है जिस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ओवरफ्लो ट्यूब मेथड। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है ओवरफ्लो ट्यूब मेथड। इस एक्सपेरिमेंट से P एंड V फाइंड करके इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर फाइनली एटा कब, ये ओवरफ्लो ट्यूब मेथड क्या है देखो इसको। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करेंगे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल चीज है ये, और हो सकता है तो प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा तो ये आपको, ये प्रैक्टिकल एग्जाम में ये फेमस क्वेश्चन हो सकता है आपका। उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल के लिए भी, और एग्जाम का जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाता है वो उसके लिए तो है ही, तो दोनों में काम दे देगा आपका ये क्वेश्चन। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बता दें यहाँ पर, ओवरफ्लो ट्यूब मेथड हो गया, लिख लिया वो सब। हो गया ना? यस सर।
देखो ये इसमें क्या होता है कि एक कंटेनर लेंगे, ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। इसमें क्या क्या है सो देखो, ये कंटेनर को बोला जाता है ओवरफ्लो ट्यूब। ये जो है ये इसको ओवरफ्लो ट्यूब बोलते हैं। और ये जो कॉमनली देख रहे हैं इसको मैनोमीटर बोला जाता है। इसको मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसके थ्रू प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाएगा। इस ट्यूब, ये एक सिलिंड्रिकल ट्यूब है जिसके थ्रू लिक्विड को फ्लो करवाना है। वो कैपिलरी ट्यूब है। ये एक कैपिलरी ट्यूब लेना, उस कैपिलरी ट्यूब के दोनों एंड के क्रॉस एक मैनोमीटर लगाएंगे। मैनोमीटर यू शेप का एक ट्यूब होता है, यू शेप का, जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करता है ट्यूब के एंड के क्रॉस। और ये वो कैपिलरी ट्यूब है जिसके थ्रू लिक्विड मूव कर। लेकिन ये लिक्विड कैसे आ रहा है? ये लिक्विड आ रहा है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एक ट्यूब डाल दिए, इसको ओवरफ्लो ट्यूब बोलते हैं। मतलब इस कंटेनर में कभी भी लिक्विड का लेवल इससे ऊपर नहीं होगा। इस ट्यूब से ऊपर लिक्विड का लेवल कभी नहीं होगा। यदि होगा तो इस ट्यूब के थ्रू, होल के थ्रू नीचे गिर जाएगा लिक्विड। यानी इस कंटेनर में लिक्विड का हाइट ऑलवेज कांस्टेंट रहे, है ना। अब समझ रहे हो, इससे ऊपर होगा तो इस होल के थ्रू नीचे गिर जाएगा लिक्विड। और हाइट कांस्टेंट रहे लिक्विड का इस कंटेनर में, जिससे क्या होगा कि इस ट्यूब के एंड का के क्रॉस का जो प्रेशर डिफरेंस है, यानी मैनोमीटर का रीडिंग, वो कांस्टेंट रहेगा। तो एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा इस ट्यूब के एंड के क्रॉस, यदि लिक्विड का इसमें हाइट कांस्टेंट रखोगे तो। और उस लिक्विड को इसमें, अच्छा इसमें लिक्विड चूंकि इधर से मूव करके इधर आ रहा है तो लिक्विड कमना नहीं चाहिए। ऑलवेज लिक्विड का हाइट इतना रहे।
तो ऊपर से एक नल के थ्रू, वाल्व के थ्रू लिक्विड इसमें डालते रहोगे। और ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ देर तक लिक्विड को कलेक्ट किया जाएगा। वो टाइम भी मेजर करेंगे कितना देर तक इसमें लिक्विड को कलेक्ट किए। ये वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। समझ में आया क्या क्या बोला? फिर बोले, ये कैपिलरी ट्यूब कनेक्टेड विथ दैट कंटेनर, अब वो कंटेनर कंटेन ए ओवरफ्लो ट्यूब, ओवरफ्लो ट्यूब, जिससे कि इस कंटेनर में लिक्विड का हाइट ऑलवेज कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्यों हाइट लिक्विड का कांस्टेंट रहना चाहिए इस कंटेनर में? तो इस ट्यूब के इंड के अक्रॉस प्रेशर डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा ऐसा करने से। और ये ट्यूब के इंड के क्रॉस एक मैनोमीटर लगा हुआ है जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करके देगा। एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा जब लिक्विड का उसमें हाइट कांस्टेंट रहेगा तो। और धीरे धीरे लिक्विड इस कंटेनर में आके कलेक्ट भी हो रहा है। तो अब वर्किंग क्या है? यही तो वर्किंग था, कैसे कैसे हो रहा था इसमें। अब इस कंटेनर में जो लिक्विड कलेक्ट कर रहे हो वो कितना देर तक कलेक्ट किया और उतना देर में कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आया उसको मेजर करना पड़ता है। तो लेट एक्सपेरिमेंट इज डन फॉर ए टाइम टी। ड्यूरिंग दिस टाइम लिक्विड कलेक्टेड इन दिस कंटेनर इज V नॉट। अब उतना इसको एक्सप्लेन करना, ये अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चंस पूछेगा तो वहां पर ये क्या है डिवाइस, किसका क्या फंक्शन है, वो सब जो अभी बोला था उसको मेंशन करोगे। समझ गए ना डिवाइस का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग? यस सर। बहुत सिंपल था। ये एक मैनोमीटर है, इसके इंड के यू शेप का एक ट्यूब है ये, जो प्रेशर डिफरेंस मेजर करेगा इस कैपिलरी ट्यूब के इंड के क्रॉस। इस कैपिलरी ट्यूब से लिक्विड का फ्लो करवा रहे हो इस कंटेनर में, कहां से? एक ओवरफ्लो ट्यूब के थ्रू। इसमें ऑलवेज लिक्विड का हाइट रहेगा कांस्टेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को कुछ टाइम तक करवाना, इज डन फॉर ए टाइम टी। लेट ड्यूरिंग दिस टाइम volume of liquid collected is equal to V नॉट। मान लो V नॉट वॉल्यूम का लिक्विड कलेक्ट हुआ टी टाइम में, तो यूनिट, तो ये V नॉट वॉल्यूम इसी कैपिलरी ट्यूब के थ्रू फ्लो होके आया है। तो यूनिट टाइम में कितना फ्लो किया लिक्विड, तो V नॉट बाई टी। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड जो हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, जिसको कैपिटल V से पीछे डिनोट किया था डिराइवेशन में, ट्यूब से यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम निकला, तो टी टाइम में V नॉट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकला, तो यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम निकलेगा, V नॉट बाई टी। तो इस तरह से ये कैपिटल V फाइंड किया जाता है। अब वो प्रेशर डिफरेंस P, वो तो मैनोमीटर लगाए हुए हो ट्यूब के इंड के क्रॉस, वो मेजर करके दे देगा प्रेशर डिफरेंस। एंड प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द ट्यूब, pressure difference across the tube is measured by manometer
तो इस तरह से P एंड V एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके वो जो एक्सप्रेशन डिराइव किया था उसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो फाइनली लिक्विड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाता है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये क्वेश्चन पूछता है तो एक बात इसमें और पूछा जाता है, ऑल्सो डिस्क्राइब द नेसेसरी करेक्शन इन द डिराइव्ड फॉर्मूला फॉर एटा। वो जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए हैं उसमें कोई करेक्शन करना है, उसका नौबत है करेक्शन करने का क्या, और यदि है तो क्या क्या बात में करेक्शन करोगे उस फॉर्मूला के, किस बात में, और वो करेक्टेड रिजल्ट क्या होगा। थ्योरेटिकली वो तो डिराइव हुआ, ऐसे ही कर, ऐसा मत समझना कि हम लोग गलत डिराइव किए, गलत नहीं डिराइव किए, सब कुछ सही है, लेकिन पार्टिकुलरली पूछता ही है ये बात कि आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया उसमें कोई करेक्शन करने की नौबत है, और यदि है तो किस किस चीज में और क्यों, उसको एक्सप्लेन करो और वो करेक्टेड रिजल्ट लिखो। तो चलिए अगला टॉपिक, इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट मिटा दें। रुकिए सर थोड़ा सा। चलो हो गया होगा ना। यस सर। लिखो, नेसेसरी करेक्शन इन द रिजल्ट, डिराइव्ड रिजल्ट देखो, ये तो रिजल्ट डिराइव हुआ, इसमें क्या ऐसा बात है जिसमें करेक्शन करना चाहिए। तो दो चीज में करेक्शन करने की नौबत आता है, ये P में करेक्शन करने की नौबत आता है और L में, ये दो चीज में। क्यों? डिराइवेशन में क्या छूट गया था जो कंसीडर नहीं किए थे, जिसके चलते यहां पर आपको करेक्शन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि छूट नहीं गया था, करना ऐसे ही है आपको, लेकिन डिराइवेशन के समय उस बात को कंसीडर नहीं किया जाता है। अब फाइनली डिराइव करने के बाद वो चीज कंसीडर करेंगे। तो देयर इज करेक्शन इन P एंड L। करेक्शन इन P प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ ट्यूब एंड लेंथ ऑफ ट्यूब। अब पहला देखो, करेक्शन इन P, क्यों करेक्शन करने की नौबत पड़ रहा है पहले वो एक्सप्लेन किया जाए। डिराइव करने के समय ऐसा कौन बात कंसीडर नहीं किए थे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या किया, जब डिराइव कर रहे थे फॉर्मूला तो दो फोर्सेज एक्ट करने की बात किए थे, एक विस्कस फोर्स, एक लेयर लिए थे लिक्विड का, सिलिंड्रिकल लेयर, और उसका एक्सेलरेशन 0 माने थे, और उस पर दो फोर्स लिया था, एक विस्कस फोर्स और एक फोर्स ड्यू टू प्रेशर। और एक्सेलरेशन यदि 0 है लेयर का, तो ये प्रेशर वाला फोर्स और विस्कस फोर्स
इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तब ये वो एक्सेलरेशन 0 होगा। नहीं, फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज टोटली यूज्ड टू अपोज विस्कस फोर्स, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट 0 माना गया था। प्रेशर वाला फोर्स आया था P इंटू पाई एक्स स्क्वायर और विस्कस फोर्स आया था 2 पाई एटा एक्सएल इंटू डीवी बाई डी एक्स, शायद कुछ स्टेप से विस्कस फोर्स आया था, और इतना दोनों का सम को 0 किए थे। मत ये 0 करना क्योंकि एक्सेलरेशन 0 माना गया था। इसको क्या रीड लैंग्वेज में इस बात को क्या बोला जाएगा कि फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज टोटली यूज टू अपोज दिस विस्कस फोर्स। तो बात ऐसा हुआ कि इन डिराइविंग दिस एक्सप्रेशन, in deriving the expression eta equal to pi PR4 by 8 VL, फोर्स कॉमा देना, फोर्स ड्यू टू प्रेशर, फोर्स ड्यू टू प्रेशर is totally used to oppose viscous force। ये चीज आप कंसीडर किया था इस फॉर्मूला को डिराइव करने में। प्रेशर वाला फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट माना था किसको? विस्कस फोर्स को, जिससे कि दोनों फोर्स का रिजल्टेंट 0 हो जाए। जबकि फैक्ट ये है कि प्रेशर डिफरेंस के चलते जो फोर्स लगा वो फोर्स टोटली विस्कस फोर्स को अपोज करने में यूज नहीं होता है। थोड़ा बहुत वो फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेयर, तब जो बचेगा जो फोर्स प्रेशर का वो यूज होता है विस्कस फोर्स को अपोज करने में। फैक्ट ये है, क्योंकि लिक्विड में कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ वेलोसिटी से तो ट्रेवल कर रहा है लिक्विड। ये काइनेटिक एनर्जी कहां से आया उस लिक्विड में? फोर्से के चलते आया होगा। कौन फोर्स के चलते? प्रेशर वाला फोर्स का कुछ पार्ट उसमें यूज हो रहा होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो ये चीज आप कंसीडर नहीं किया था, आप प्रेशर वाले फोर्स को टोटली यूज कर दिया था विस्कस फोर्स को अपोज करने में। जबकि फैक्ट ये है कि थोड़ा एक पार्ट, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज यूज्ड टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेयर। But fact is that a small fraction of force due to pressure, a small fraction of force due to pressure is used to increase kinetic energy of layer, and rest of force due to pressure is used to oppose viscous force, and rest of force due to pressure is used to oppose viscous force। तो यही चीज हम लोग थोड़ा सा डिराइवेशन में
ये गलती किया, करना ही पड़ता है, मजबूरी में वो गलती करना पड़ता है उस समय, और इस गलती को डिराइव करने के बाद सुधारा जाता है। तो अब बात उठता है कि तो इसका मतलब प्रेशर वाला फोर्स इतना नहीं लेना चाहिए था, इससे थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि इसका थोड़ा पार्ट चला गया काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हुआ, तो फिर कितना कम। तो वो चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, वो एक्सपेरिमेंटली देख के पता किया गया कि काइनेटिक एनर्जी में कितना, इसका कितना अमाउंट काइनेटिक एनर्जी में यूज हुआ, तो उसके लिए हम लोग और ऐसे उस चीज का डिराइवेशन भी है, जिसको नहीं जानना है आप डायरेक्ट यूज कीजिए उस बात को। हेंस इफेक्टिव प्रेशर which is used to overcome viscous force वो P नहीं लेना है, P में थोड़ा घटाना है। वो कितना घटाना है, तो घटाना है आपको V रो बाई पाई R4, इतना घटाना है। V ये कौन भी, वॉल्यूम भी, जो पर यूनिट टाइम कितना लिक्विड बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वो वाला वही वाला भी है वो। और रो तो उस लिक्विड का डेंसिटी, आर तो रेडियस। अब ये चीज क्यों, ये कैसे आया, इतने ही कैसे घटाना है उसमें से, वो चीज पर आपको नहीं जाना है। अब इसको इफेक्टिवली इतना यूज करेंगे। थोड़ा देखो, आप जो थियोरिटिकली जिस रिजल्ट पर पहुंचा, उस रिजल्ट से जो एटा फाइंड किया जा रहा था, वो एक्सपेरिमेंटल एटा के बराबर नहीं आ रहा था। यानी अपने रिजल्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन करना है। तो एक्सपेरिमेंट को भी देख के अपना थियोरिटिकल रिजल्ट में थोड़ा करेक्शन करना पड़ता है। ये P यूज करोगे, यानी अब एटा का जो एक्सप्रेशन होगा, एटा का एक्सप्रेशन, एटा इक्वल टू पाई P था, P की जगह आप यूज कर दोगे कौन, ये वाला P माइनस V रो बाई पाई R4 इंटू R4 बाई 8VL। ये हुआ करेक्टेड एक्सप्रेशन ऑफ एटा। बस ये P में इतना सब्सट्रैक्ट, क्योंकि P का कुछ पार्ट यूज हो गया है काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए विस्कस फोर्स को अपोज करने में P का थोड़ा रिड्यूस्ड पार्ट यूज होता है। अच्छा, दूसरा करेक्शन है लेंथ में करेक्शन करना। अब ये क्यों नौबत पड़ा, लेंथ में आपने क्या गलती की है वो डिराइवेशन में, जो लेंथ में करेक्शन करना पड़ रहा है, ये सब लिख लिया सर? हाँ यस सर। सर वो थोड़ा समझा दीजिए ना, P माइनस V रो बाई पाई R4 वाला कैसे है? पहले तो ये बोलो कि P का कुछ पार्ट यूज हो गया लिक्विड को के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, तो जो पार्ट तो P में से थोड़ा कम ही पार्ट ना यूज होगा विस्कस फोर्स को अपोज करने में। यस सर। अब कितना कम, तो ये चीज आपको याद रखना होगा, ये टर्म, इतना अमाउंट कम कर देना है P में आपको, यानी P का इतना पार्ट यूज होता है विस्कस फोर्स को अपोज, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो अब जो प्रेशर, जो इफेक्टिव प्रेशर विस्कस फोर्स को अपोज करेगा, वो ये है टोटल। ये चीज का डिराइवेशन नहीं करना है। नहीं समझ में आया बात? सर समझ में आया सर। ये वाला क्या है, मतलब माइनस में जो लिखे हैं प्रेशर ही है? हाँ सर। ये ना, हाँ सर। यही चीज तो बोल रहे हैं कि ये क्यों इतने ही घटावे, ये नहीं देखना है। अच्छा ठीक है। लेकिन घटेगा P में से, ये बात समझ में आया ना? हाँ सर। क्यों घटेगा, P में इतना क्यों घटा रहे हो?
तो काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा चेंज होगा, उसमें कुछ- चल जाएगा। हाँ, कुछ प्रेशर का कुछ पार्ट काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में लग चुका है, तो जो बचा वही पार्ट आप विस्कस फोर्स में यूज करोगे ना। यस सर। ये चीज थ्योरी कंसेप्ट समझ में आया ना। आप यस क्यों सर। उतने ही घटाएंगे ये चीज पर नहीं जाना आपको। ठीक है। हाँ, अब इसमें कौन सिंबल क्या है वो तो भी रो उस लिक्विड का डेंसिटी है, भी तो ट्यूब से पर यूनिट टाइम कितना लिक्विड निकल रहा है वो वॉल्यूम जो भी निकाला था वही है ये रेडियस। तो अब आपका करेक्ट ये हुआ करेक्टेड एक्सप्रेशन। अब देखो करेक्शन इन लेंथ। लेंथ में क्यों करेक्शन करना पड़ रहा है? जब आप डिराइव कर रहे थे तो ऐसा क्या मिस किए थे? करेक्शन इन लेंथ। दूसरा है करेक्शन इन लेंथ। ये एल ट्यूब का लेंथ था, तो उसमें क्या करेक्शन करेंगे? ट्यूब का लेंथ है वो, लेकिन फिर क्यों कर रहे हैं आप? तो ऐसा है कि हम लोग जब इस रिलेशन को डिराइव कर रहे थे, इन डिराइविंग द रिलेशन एटा इक्वल टू पाई PR4 बाई 8VL, आप क्या किया था? जो लिक्विड का लेयर है उसका एक्सेलरेशन 0 माना था, इस इंड से उस इंड तक। ये चीज में थोड़ा गलती है। एक्चुअली जहां इंटर करता है लिक्विड ट्यूब के पास वहां पर, और जहां बाहर निकलता है उस जगह थोड़ा एक्सेलरेशन होता है लिक्विड में। अंदर में थ्रू आउट वेलोसिटी कांस्टेंट हो चलेगा, लेकिन इनलेट इंड एंड आउटलेट इंड के पास लिक्विड में कुछ एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। पूरा इस इंड से इस इंड तक वेलोसिटी हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है। इंड के पास, दोनों इंड के पास वेलोसिटी वैरी करता है। जबकि आप डिराइवेशन में थ्रू आउट द ट्यूब लिक्विड का एक्सेलरेशन 0 माना, जबकि इंड के पास लिक्विड का एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। इंटर करने के समय, बाहर निकलने के समय वेलोसिटी में चेंजिंग होता है लिक्विड का। यही चीज कंसीडर वहां नहीं किए थे हम लोग। वहां पर पूरा इस इंड से उस इंड तक वेलोसिटी कांस्टेंट माने थे, दैट इज एक्सेलरेशन 0 माने थे। इन डिराइविंग दिस रिलेशन it is assumed that throughout the tube velocity of layer is constant, that is acceleration is 0। ये मान के डिराइव किया था। बट फैक्ट इज दैट at the end of tube
at the end of tube there exists some acceleration, दोनों इंड बोला तो दोनों ends of tube there exists some acceleration in layer। तो यही बात हम लोग कंसीडर नहीं किए थे, हम लोग पूरा ट्यूब इस इंड से उस इंड तक सब जगह वेलोसिटी कांस्टेंट माने थे। तो इस बात का करेक्शन कैसे करोगे अभी हम लोग देखो फिगर से समझो, मिटाबे इसको। यस सर। ये प्लानिंग समझ में आया ना, क्यों लेंथ में करेक्शन करने की नौबत आ रहा है, क्या गलती हुआ था डिराइवेशन में, तो कैसे करेक्ट करोगे सो देखो। सपोज कीजिए जब आप ये ट्यूब का अपना लेंथ है L और आप यहां पर इंटर किया था लिक्विड को, यहां से निकाल रहा था, तो एग्जैक्टली यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट माने थे आप, इसलिए पूरा लेंथ L यूज हुआ था। जबकि हम बोल रहे हैं अभी क्या कि इंड के पास इंटर करता है लिक्विड ना, तो कुछ दूर ट्रेवल करने के बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, इंडे के पास से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। यहां भी जब निकल रहा होता है उससे कुछ दूर पहले ही से वेलोसिटी वेरी करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए क्या करना करेंगे ना, हम यहां से ही कांस्टेंट वेलोसिटी मानना चाहते हैं इस जगह से, तो इंटर थोड़ा पहले करवा दो, लिक्विड को इंटर यहां पर करवाओ, इतना दूर पीछे, ट्यूब यहां से है तो यहां पर इंटर करवा दिया जाए, तो हो सकता है यहां आते आते लिक्विड का वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। फिर यहां भी लिक्विड में कुछ एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, तो आप यहां पर मत निकलने दो उसको, आप थोड़ा आगे बाहर करना, यहां से निकलने दो लिक्विड को। कहोगे उधर तो ट्यूब है ही नहीं, इधर तो ट्यूब है ही नहीं, तो आप क्या कीजिए ना, आपको यदि L लेंथ में वेलोसिटी कांस्टेंट चाहते हो तो थोड़ा बड़ा लेंथ का लेना, ट्यूब को L से थोड़ा बड़ा लेना। यहां से यहां वेलोसिटी कांस्टेंट तब होगा जब इंटर भी थोड़ा पहले करवावें और लिप भी थोड़ा बाद में करवावें, तब पूरा L लेंथ में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। यानी ट्यूब के लेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, उधर से भी थोड़ा और इधर से भी थोड़ा, तब टोटल L लेंथ में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। और कितना से इंक्रीज करावें तो वो चीज एक्सपेरिमेंटल है, वो है 1.6 R। इतना अमाउंट टोटल इंक्रीज इन लेंथ, इतना अमाउंट होना चाहिए। ये इंक्रीज आप प्लस ये इंक्रीज मिला के 1.6 R, यानी आपको लेंथ की जगह L नहीं लेना चाहिए था, आपको लेना चाहिए था L प्लस 1.6 R। ये 1.6 R इस इंड पर थोड़ा इधर इंक्रीज कराया और उस इंड पर थोड़ा उधर, दोनों का सम है। बात समझ में आया क्या बोले? यस सर। आप चाहते हो कि हमारे ट्यूब के यहां से यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो यहीं पर इंटर मत करवाना, थोड़ा पहले इंटर करवाना, क्योंकि यहां आते आते वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ये इंक्रीज इन लेंथ इतना होना चाहिए
तो उसको जो थियोरेटिकली लिख रहे थे, तो टू एलिमिनेट या करेक्ट दिस डिफिकल्टी वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ ट्यूब बाय 1.6 r। थोड़ा लैंग्वेज में लिख दो इस बात को। इसको लिखने से पहले ये 1.6 r लिखने से पहले ये लैंग्वेज मेंशन कर देना। तो टू correct this we increase length of tube by 1.6 r, that is we use L plus 1.6 r। तो फाइनली एटा का करेक्टेड रिजल्ट जो आया, आपने उधर प्रेशर में भी करेक्शन किया था। प्रेशर में करेक्शन हुआ था P माइनस भी रो बाई पाई R4 इंटू R4। इधर लेंथ में करेक्शन कर रहे हो 8 भी, L की जगह L प्लस 1.6 r। तो ये हुआ फाइनल करेक्टेड लेंथ इन corrected expression for coefficient of viscosity of liquid। तो इस चैप्टर में बस एक ही यही लॉन्ग क्वेश्चन था विस्कोसिटी में, और एक वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पॉइजली फॉर्मूला डिराइव करने वाला। लेकिन इस लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी उसको डिराइव करना पड़ता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लिक्विड का दूसरा प्रॉपर्टी, फ्लूइड का दूसरा प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन। एक न्यू चैप्टर है आपका। इलास्टिसिटी में थोड़ा ज्यादा था, और ये दोनों चैप्टर में मात्र एक एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। एक या दो क्लास सरफेस टेंशन में लगेगा, फिर ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा।